Hello students, in this video we will try to discuss Russian Revolution in 1914. As you know that Russian Revolution, the government, socialist government, they took over Russia through October Revolution in 1917. अक्टूबर में जो revolution हुए थे and the fall of monarchy in February 1917 and the events of October, especially the events of October Revolution 1917 are normally called Russian Revolution. If anybody asks what is the Russian Revolution, you can say that the events of October Revolution of 1917, they are considered as Russian Revolution. Okay, so how did this come out? What are the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? It was very difficult and tough condition. To answer this question, we will discuss the chapter in detail. Children, in 1914, there was a rule of Tsar Nicholas II that ruled in Russia and its empire. Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, Belarus. ये सारे कंट्री पहले थे. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states. ठीक है, आज यही सेंट्रल एशियन स्टेट्स मिलके बना है, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान. तो यहाँ जो मेजॉरिटी रिलीजन है दैट इज़ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इज़ द मेजॉरिटी रिलीजन. ओके चिल्ड्रन, सो हाँ, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. But the empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं, है ना. तो ये आपका जॉर्ज निकोलस सेकेंड, ही वॉज स्टैंडिंग इन वाइट हॉल ऑफ विंटर पैलेस एट सेंट पीटर्सबर्ग. ये 1900 में ये पेंटिंग अर्नेस्ट लिपगर्ट इन्होंने पेंट किया था एंड इट वॉज वेरी एलिगेंट पेंटिंग ऑफ Tsar Nicholas II. This is your map, understand, of Russia, means यूरोप इन 1914. 1914 में जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन होने वाला था, उस समय देखिए जर्मनी यहाँ पे है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम दैट इज़ ब्रिटेन, उधर स्वीडन, नॉर्वे, और ये आपका जो ग्रीन कलर है दिस इज़ रशियन एम्पायर, और इधर वाला जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज़ योर फ्रांस. ओके, सो वी कैन से दैट स्पेन इज़ ऑल्सो हियर, मेडिटेरियन सी, उधर अटलांटिक ओशन है, उधर आपका नॉर्थ सी है. ठीक है, तो इन दिस मैनर योर यूरोप मैप वाज देयर इन 1914 एंड आफ्टर वर्ल्ड वार इट्स मैप अगेन चेंज्ड. ओके, लेट अस डिस्कस द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द रसिया. ओके, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब हमारी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग हो रही थी, ठीक है, तो उस समय क्या था कि द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रसियाज पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे. 85% ऑफ रसियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे. दिस पॉपुलेशन वाज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़. जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन रसिया की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी. सो फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%. तो ये हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का जो प्रोपोर्शन है फ्रांस एंड जर्मनी में रिस्पेक्टिवली 40% एंड 50% था, तो बहुत कम था, जस्ट हाफ ऑफ रसियन. So in the empire cultivators produced in the market as well as for their own needs and Russia was a major exporter of grain. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता था रसिया. So industry was found in pockets. बहुत ही एकदम लिमिटेड फिक्स एरिया में इंडस्ट्रीज थी. जैसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. यही दो जगह हैं जहाँ पे हमारे मेन जो है इंडस्ट्रियल एरिया थे. सो क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन करते थे. बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स, उसी के बगल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ थी.
So many factories were set up in 1890s when Russia railway network was extended. जब रसियन रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो गया तो और बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हो गई 1890 में. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और इंडस्ट्री में लोग बहुत पैसा लगाने लगे क्योंकि उसमें फ़ायदा दिख रहा था. सो कोल प्रोडक्शन डबल्ड, कोयले का प्रोडक्शन रसिया में डबल हो गया. आयरन एंड स्टील 4 टाइम्स बढ़ गए एंड 1900 में. एंड इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. और बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्ट्समैन दोनों बराबर थे. सो मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. ज़्यादातर इंडस्ट्री क्या थी? इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल लोगों की इंडस्ट्री थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस. हमारी जो सरकार थी वो मिनिमम वेजेस देती थी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ में, और लिमिटेड आवर्स उनको वर्क करना पड़ता था. बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो रूल्स ब्रेक हो जाते थे वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया. सो इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वर्किंग डे आपके 15 आवर्स कंपेयर टू 10 और 12 आवर्स की अपेक्षा वर्कशॉप वगैरह में 15-15 घंटे लोग काम करते थे. एंड एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज़. और इनका जो एकोमोडेशन था, जो हमारे वर्कर्स थे उनका रहने का जो सिस्टम था वो कहाँ कहाँ था? डॉर्मिटरीज़, रूम्स, इसमें रहते थे. सो वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशली. ठीक है, वर्कर्स हमारे सोसाइटी में डिवाइडेड थे. ठीक है, इनका स्ट्रॉन्ग लिंक विलेज से था, गांव से संपर्क रहता था, अक्सर गांव चले जाते थे. सो अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़. बाकी लोग सिटी में ही सेटल हो जाते थे. ठीक है, एंड वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. उनके स्किल के हिसाब से वर्कर्स डिवाइडेड थे. जैसे मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जो मेटल का काम करते थे, ये सब वर्कर्स अपने आप को एक अरिस्टोक्रेट समझते थे, अपने आप को राजा महाराजा समझते थे. बिकॉज इट नीडेड एक्स्ट्रा स्किल. इसमें ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती थी, इसलिए उनको प्राउड होता था कि वी आर स्किल्ड एंड ट्रेंड. दैट्स वाई दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स, है ना, नवाब समझते थे. सो वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर. जो वुमेन थी उन्होंने फैक्ट्री लेबर का 31% प्रिपेयर किया 1914 में. बट दे वर पेड लेस, बहुत कम पैसा मेन की अपेक्षा. मेन का हाफ या 3/4 उनका मिलता था वेजेस. सो डिवीज़न अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू. वर्कर्स का जो डिवीज़न था उनके ड्रेस से भी पता चलता था, उनके मैनर से पता चलता था कौन किस टाइप का वर्कर है. सो सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू. कुछ वर्कर्स हमारे क्या थे, इन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया ताकि मेंबर्स को हेल्प कर सके अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और फाइनेंशियल हार्डशिप के लिए. बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू, बहुत कम एसोसिएशन थे. सो डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क. ठीक है, इतना डिवीज़न के बाद भी जब स्ट्राइक होता तो सारे वर्कर यूनाइटेड हो जाते थे. एंड व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयज़ अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन, अगर वर्किंग कंडीशन से उनकी एम्प्लॉई को जो है डिसमिस कर दिया गया या डिसएग्री हो गए किसी बात से, तो दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली, बार बार स्ट्राइक करते थे. ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई जैसे 96 से 97 में, एंड मेटल इंडस्ट्रीज़ 1902 में, ऐसे बहुत से स्ट्राइक्स हुए. सो इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. गाँव में मतलब ग्रामीण एरिया में सारे किसान जो है कल्टीवेशन का काम करते थे लैंड पे. बट द नोबिलिटी, जो नोबिलिटी थी, द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स, जो राजा महाराजा के फैमिलीज़ के थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास थी. लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड. वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड हो गए. दे वर ऑल्सो व्हाट हैपेंड, हाँ, दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस. वो सब भी बहुत ही डीपली एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रिलीजियस नेचर के थे. ठीक है, सो बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में दे हैड नो रिस्पेक्ट ऑफ द नोबिलिटी. नोबिलिटी का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे. बिकॉज नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार. क्योंकि वो जार की चापलूसी करते थे, जार के हरदम हमेशा जी हुजूरी करते थे, इसलिए उनको पावर एंड पोजीशन मिला था. एंड नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, लेकिन जनता में वो पॉपुलर नहीं थे.
दिस वाज अनलाइक फ्रांस, और फ्रांस में ठीक इसका उल्टा था। वहाँ पे क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय क्या था, पीजेंट्स जो है नॉबल्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, और उनके लिए फाइट करते थे। बट इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नॉबल्स टू बी गिवन टू देम। रसिया के पीजेंट कहते थे हमें सारे नॉबल्स के लैंड छीन के दो, ठीक है, वी डोंट टॉलरेट सच पीपल। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, और बार बार वो रेंट देने से मना करते थे, और लैंड लॉर्ड अगर है तो उसका मर्डर कर देते थे अगर ज़्यादा प्रेशर बनाता था। सो इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रसिया। 1902 में लार्ज स्केल में ये हुआ रसिया में। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस एट डिफरेंट, है कि नहीं, और उसके बाद जो है 1905 में भी ये इंसिडेंस हुआ पूरे रसिया में। रसियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, रसिया के किसान यूरोपियन किसानों से बहुत अलग थे, ठीक है। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, उन्होंने अपने लैंड को पीरियडिकली जो है इकट्ठा कर लेते थे और कम्यून, मीर बना देते थे। डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, और सारे खेतों को जिसकी जितनी नीड है उस हिसाब से डिवाइड करते थे, सो दैट नो बडी कुड रिमेन लैंडलेस। ओके, सो दिस वाज द केस। अभी ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट पीजेंट्स इन प्री वार सेंट पीटर्सबर्ग। जब युद्ध चलने वाला था तब सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरह से किसान अनएम्प्लॉयड थे। एंड मैनी सर्वाइव्ड बाय ईटिंग एट चैरिटेबल किचन, लोग जो है धर्मशाला मतलब जो है चैरिटेबल किचन्स में खाना खाते थे, और पुअर हाउसेज में रहते थे ये सब किसान। क्लियर। ये वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन डॉर्मिटरी इन प्री रेवोल्यूशनरी रसिया। रसिया में जब रेवोल्यूशन चल रहा था, रसियन रेवोल्यूशन, तो देखो किस तरह से वर्कर्स बंकर्स में स्लीप करते थे, है ना। और इस तरीके से जो है उनकी फैमिली को, अपनी फैमिली से दे हैड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली, अपनी फैमिली से इन्हें बहुत दूर रहना पड़ता था। ये जो एक आप सोर्स देख रहे हो, अलेक्जेंडर स्लाइपनिकोव, एक सोशलिस्ट वर्कर है, गिव्स अस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड। उसने हमें डिस्क्राइब किया कि मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज होती है। प्रोपोगेंडा वाज डन इन द प्लांट्स एंड शॉप्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस। बवाल होता था, प्रोपोगेंडा मीन्स लड़ाई झगड़ा, बवाल करना। जहाँ भी प्लांट्स होते थे, शॉप्स होते थे, या इंडिविजुअल बेसिस पे ये लोग झगड़ा करते थे। देयर वर ऑल्सो डिस्कशन सर्कल, और डिस्कशन करने के लिए कुछ सर्कल्स बने हुए थे। लीगल मीटिंग्स टुक प्लेस ऑन मैटर्स कंसर्निंग ऑफिशियल इशूज़, जितने भी थे लीगल मीटिंग्स होती थी। बट दिस एक्टिविटी वाज स्किलफुली इंटीग्रेटेड इनटू द जनरल स्ट्रगल, और ये एक्टिविटी क्या था, जनरल स्ट्रगल में जो है इंटीग्रेट होता था। एंड द लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास की लिबरेशन के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई होती थी। अंडरस्टैंड। सो वी कैन से दैट इन दिस वे सेवरल फ्लोर्स, जो इस्टेब्लिशमेंट्स बने हुए थे, स्टेयर्स बने थे। मोस्ट अलर्ट वर्कर्स वुड फ्रॉम अ प्लग इन द डोरवे एंड द होल मास पाइल्ड अप इन द एग्जिट, है ना, और ज़रूरत पड़ती थी तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। एंड एजिटेटर शुड गेट अप राइट देयर ऑन द स्पॉट, और एजिटेटर को पूरा राइट था, वो जो है पूरा मैनेजमेंट को कंट्रोल में कर लेते थे। लेकिन मैनेजमेंट वुड कॉन्टैक्ट पुलिस, ऐसी ज़रूरत पड़ने पे मैनेजमेंट पुलिस बुलाती थी टेलीफोन से। बट स्पीचेज वुड हैव ऑलरेडी बीन मेड अप एंड नेसेसरी डिसीजन टेकन अप बाय द टाइम दे अराइव्ड, और ये नेसेसरी डिसीजंस होते थे उस समय। क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस सोशलिज्म इन रसिया। रसिया में हमारा सोशलिज्म कैसे हुआ, ठीक है। तो रसिया जो है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। 1914 के बाद रसिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती तो उसे इलीगल घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी। सो द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। इन्होंने मार्क्स आइडिया को रिस्पेक्ट किया। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें एक गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑपरेट करना पड़ता था। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर सेटअप किया। मोबिलाइज्ड वर्कर्स, वर्कर्स को इन्होंने मोबिलाइज किया। एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स,
और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रशियन सोशलिस्ट ने क्या फील किया कि जो हमारे रशियन पीजेंट्स है, ठीक है, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, ये लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करने का रिवाज चल पड़ा था, ठीक है, जिससे वो नेचुरल साइंटिस्ट बन गए थे, नेचुरल सोशलिस्ट। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स। अब ये लेनिन ने सोचा कि पीजेंट्स हमारे किसी काम के नहीं हैं, वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। वर्कर्स हमारे रेवोल्यूशन के मेन फोर्स हो सकते हैं। रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज़, और अन्य कंट्रीज़ की अपेक्षा रसिया पहले आज़ाद हो सकता है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। जितने भी सोशलिस्ट थे वो ग्रामीण एरिया में बहुत एक्टिव थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1901। 1900 में ही एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वॉज फॉर्म्ड एंड दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स and demanded that land belonging to noble be transferred to peasants। उनका डिमांड क्या था कि जो भी नॉबल्स के लैंड है इसे पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दो, तुम लोग लेके क्या करोगे। सो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स है इससे असहमत हो गए, डिसएग्रीड हो गए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज से इस मामले में। सो लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन को लगा कि किसान लोग जो है कभी यूनाइटेड नहीं हो सकते, इनका ग्रुप यूनाइटेड नहीं है। सम वर पुअर, कुछ किसान गरीब हैं, कुछ रिच हैं। सम वर्कड एज लेबरर, कुछ लेबरर की तरह काम करते हैं। वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट, कुछ कैपिटलिस्ट थे। हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जिन्होंने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल द बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। और इस तरह के डिफ्रेंशिएशन की वजह से ये सारे हमारे जितने भी लोग थे, ठीक है, वो एक सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं हो सकते, इज़न्ट इट। तो द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बन रही थी उस समय पार्टी हमारी डिवाइड थी। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, लेनिन ने बोल्शेविक ग्रुप की लीडरशिप की। दो दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रसिया the party should be disciplined and should control the number and quality of its members। ठीक है, तो हमारे ज़ारिस्ट रसिया की तरह द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, पार्टी क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, उन्हें जो है मेंबर्स की क्वालिटी और उनके नंबर्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे अदर्स मेंशेविक थे, थ्रू दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। मेंशेविक्स के लिए जैसे जर्मनी में सबके लिए पार्टी खुली थी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस टर्बुलेंट टाइम इन रसिया। ठीक है, हमारी जो रसियन ऑटोक्रेसी थी, ठीक है, वहाँ पे हलचल पैदा हो गया, टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट टाइम था। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। द जार वाज नॉट सब्जेक्ट, ठीक है, टू पार्लियामेंट। ज़ार को पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं था, ज़ार वाज इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसका पार्लियामेंट से हम कोई भी ऐसा कुछ लिंक नहीं बना सकते थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती थी। लिबरल्स इन रसिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। रसिया में जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि इस अफेयर को ख़त्म किया जाए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज दे वर्कड विथ पीजेंट। ये किसानों के साथ इन्होंने काम किया एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905, और वर्कर्स ने भी 1905 के रेवोल्यूशन में काम किया। टू अ डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। दे वर सपोर्टेड इन एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, बहुत सारे एम्पायर्स लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जैसे पोलैंड है। एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जार्डिस्ट जितने भी हैं, हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम, ये चाहते थे जार्डिस्ट लोग कि इस्लाम मॉडर्नाइज हो और सोसाइटी में उसकी वैल्यू हो। सो द ईयर 1904 वाज अ पार्टिकुलरली हार्ड बैड ऑन द रसियन वर्कर्स। ये जो हमारा 1904 था वो रसियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा समय था। ओके, कैसे?
Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. उनका जो रियल वेज था 20% घट गया और जो है इसेंशियल गुड्स के दाम तेज़ी से बढ़ गए. सो द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. वर्कर्स की जो मेंबरशिप है या एसोसिएशन है वो ड्रामेटिकली जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ. व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली रशियन वर्कर्स असेंबली के 4 मेंबर्स हु हैव बीन फॉर्म्ड इन 1904. ये आपकी पार्टी असेंबली 1904 में बनी थी. इट वाज डिसमिस्ड एट पुटिलोव आयरन वर्क्स. पुटिलोव आयरन वर्क्स में इन चारों को डिसमिस कर दिया गया. देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन. ठीक है, ये इनके ऊपर इंडस्ट्रियल एक्शन लिया गया. सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. इतने सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए. डिमांडिंग अ रिडक्शन इन दी वर्किंग डे टू 8 आवर्स. ठीक, तो उनको रिमाइंडर दिया गया कि जो है वर्किंग जो है हमारा 8 आवर्स होना चाहिए वर्किंग डे. सो एन इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन. और ये भी कहा गया कि वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड. ओके, एंड देयर शुड बी इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन. जहाँ काम करते हैं उसकी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए. सो व्हेन द प्रोसेसन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन. वर्कर्स का एक जुलूस प्रोसेसन जिसके लीडर कौन थे? फादर गैपन. व्हेन इट रीच्ड विंटर पैलेस. जैसे ही विंटर पैलेस पहुंचा इट वाज अट्रैक्टेड बाय द पुलिस. इसे पुलिस ने इस पर अटैक कर दिया. कोजैक्स ने अटैक कर दिया और ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड. 100 से ज़्यादा वर्कर मर गए. एंड 300 वुंडेड. 300 लोग जख्मी हो गए. सो द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे. इसी इंसिडेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लडी संडे. सो रेवोल्यूशन स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज़ staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. ठीक है, तो हमारे जगह जगह पे स्ट्राइक्स होने लगे. यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई. स्टूडेंट बॉडीज़ जो थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? अलायंस बनाना शुरू कर दिया. वॉकआउट कर गए. ठीक, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगा. ठीक, सो ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव नोन. ठीक है, तो 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें जार निकोलस सेकेंड ये जो था इसने क्या किया? ही इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. इसने एक कंसल्ट करने वाली पार्लियामेंट बना दी जिसका नाम रखा गया ड्यूमा. For a brief while during the revolution there exist a large number of trade unions and factory committees. ठीक है, और एकदम संक्षेप में बताया जाए तो जो रेवोल्यूशन था इसमें क्या था? लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस, बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन, एंड फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप फैक्ट्री वर्कर्स, जिससे फैक्ट्री वर्कर से मिलकर फैक्ट्री कमिटी बनी थी. तो आफ्टर 1905 मोस्ट कम्युनिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली. ये सारे हमारे यूनियन और कम्युनिटी अनऑफिशियली काम कर रहे थे. सिंस दे वर डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, क्योंकि उनको एक घोषणा किया गया था कि कोई गलत काम नहीं करना. सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी. और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लेस करती थी. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द ज़ार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज़. ज़ार ने 75 डेज़ में ही फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया और फिर से सेकेंड टाइम री इलेक्ट हुआ 3 मंथ के बाद ही. ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी. वो अपनी अथॉरिटी पे नहीं चाहता था कि कोई क्वेश्चन करे, उंगली उठाए. और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, ये भी नहीं चाहता था कि उसकी पावर में कोई रिडक्शन हो, कमी हो. सो ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस. इसने क्या किया? वोटिंग लॉज बदल दिया और उसमें कंजर्वेटिव को ला के रख दिया. एंड लिबरल एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट. जितने भी लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज थे उनको बाहर कर दिया गया. ओके, तो हियर यू आर वाचिंग सम एक्टिविटीज़ एंड सम की पॉइंट्स. जस्ट फर्स्ट जैसे है न्यू वर्ड जारडिस्ट. ठीक है, जारडिस्ट एक नया वर्ड है.
जेडिडिस्ट जिसका मतलब है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर में जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे उनको जेडिस्ट कहा गया। दे वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम। फिर एक टर्म रियल वेजेस, इट रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स विच द वेजेस विल एक्चुअली बाई। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स जो है, मतलब जो वेजेस मिलता है उससे जितना हम एक्चुअली में हम लोग खरीद सकते हैं वही हमारा रियल वेजेस होता था। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट this portion is over and we have studied Bloody Sunday and the European societies. Okay, thank you for watching.